नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। दिल्ली में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में मिली सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी पहले से ही हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। क्या रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की हरियाणा में और आम आदमी पार्टी को कितनी चुनौती मान रहे हैं हरियाणा के सियासी दल, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो नहीं, दिल्ली में आम आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से किए वादे पूरे किए जाएंगे। सारे वादे पूरे करेंगे जी। जितने हमने वादे किए हैं वो सारे वादे बड़े सोच समझ के किए हैं। दिल्ली में मिली सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नुकसान पहुंचा है। बीजेपी जहां 32 सीटों के साथ बहुमत से रह गई, वहीं कांग्रेस 8 पर सिमट कर आ गई। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस फिलहाल आपको खतरा नहीं मान रही। मुझे नहीं लगता, एक बार पहले भी किया था इन्होंने, और ना इनका कोई काम अभी तक कुछ इनका है ऐसा, तो मुझे नहीं लगता। आपके ज्यादातर दिग्गज हरियाणा से संबंधित हैं और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आपका नेटवर्क भी है। हरियाणा में आपने अपने संपर्क अभियान भी शुरू कर दिए हैं और इसके तहत जहां वो आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को न्योता दे चुके हैं, वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में चले झाड़ू से यहां के कई नेता और अधिकारी भी प्रभावित हैं और आपका दामन थाम सकते हैं। लेकिन जातीय समीकरणों की परंपरागत सियासत में बदलाव के वादे कितना असर करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी दस्तक से हरियाणवी राजनीति के समीकरणों में कितना बदलाव आ सकेगा और जातीय समीकरणों की चपेट से हरियाणा की सियासत क्या बदल पाएगी, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया, आम आदमी पार्टी हरियाणा के संयोजक डॉक्टर आशावान गुप्ता भी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजीव शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस विधायक संपत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संपत सिंह जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। दिल्ली में अब कांग्रेस के ही समर्थन से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, जबकि कांग्रेस के ही खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कितनी चुनौती महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस कितनी चुनौती महसूस कर रही है? देखिए, कांग्रेस के खिलाफ नहीं, कांग्रेस, बीजेपी और आप तीनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव वहाँ लड़ रहे थे और उस चुनाव के अंदर सिंगल मेजॉरिटी पार्टी आई थी बीजेपी और सेकंड पार्टी आई थी आप और थर्ड थी कांग्रेस। लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं जुटा पाना भी बड़ा अफसोस है, क्योंकि 32 एमएलए होते हुए नहीं जुटा उनके पास। अब आप पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया, क्योंकि प्रजातंत्र में सरकार बनना ज़रूरी है। कुछ मुद्दे होते हैं, मुद्दों को लेकर, मिनिमम प्रोग्राम को लेकर और बनाई जाती है सरकारें। केंद्र के अंदर भी अब यूपीए है, पहले एनडीए भी रही थी, 20-20 पार्टियों ने मिलकर ही सरकार बनाई थी जी। तो एजेंडा, सब लोग आपस में चुनाव लड़के आए थे और सब ने आपस में मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि आज दिल्ली में ऐसी सरकार बनी है तो हम स्वागत करते हैं कि प्रजातंत्र में दोबारा चुनाव ना कर अपने, तो अच्छा ही बात है। और बाकी तो लोग परखेंगे कि आप पार्टी क्या काम करती है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, ये लोग यही कहते हैं कि जनता से पूछकर चुनाव का फैसला करते हैं या नहीं लड़ना। सरकार बनाते हैं तो जनता से पूछते हैं। मेरे समझ में नहीं आया कि हरियाणा में इन्होंने कब पूछा कि हरियाणा में हमें चुनाव लड़ने चाहिए कि नहीं लड़ने चाहिए। अच्छा, आपका मतलब है कि सारे देश से हमें पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने चाहिए। हमेशा नहीं, यही लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं हम पहले जनता से पूछेंगे। इन्होंने दिल्ली में ये इंप्रेशन डाला इन्होंने कि हम जनता से पूछ के सारे काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो कहते हैं हमारी पार्टी नहीं है, मैं मुख्यमंत्री शिकायत है कि पूछा नहीं और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। कितनी चुनौती कांग्रेस के लिए है? मुझे इनकी नीति पर थोड़ा तरस आता है। मैं, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि आप पार्टी का कोई हरियाणा प्रदेश में लेना देना नहीं है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए जो है, हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी और
अपने जनहित कांग्रेस है उसका संगठन और लोकदल, ये पार्टियां ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी भी अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आपका आज के दिन कुछ भी नहीं है। आपका मैं दिल्ली में सबसे ज्यादा जीत मीडिया की मानता हूं। डेमोक्रेसी में मीडिया का पहली बार जीत हुई है, ये मीडिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 30% वोट जो है मीडिया की वजह से आप पार्टी को मिल गए, बहुत बहुत बधाई। अब देखता हूं कि आगे नहीं, बधाई दे रहा हूं। ठीक सर, अब कटारिया साहब के पास जाना चाहूंगी। कटारिया साहब, अब संपत सिंह जी तो कह रहे हैं कि हमें कोई हरियाणा में तो कोई वजूद मान ही नहीं रहे, आप बीजेपी हजका के लिए कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक 15 दिन की अनिश्चितता के पश्चात उन्होंने सोचा कि एक सरकार बननी चाहिए। आपकी सरकार बनते बनते रोक दी उन्होंने, और ये कांटों का ताज अपने सर पर वो रखने जा रहे हैं। बीजेपी इसी के लिए तैयार थी, और हम बनाते तो हमारे सामने भी चुनौतियाँ थी। ठीक, लेकिन केजरीवाल जी का जो इम्तिहान जो शुरू होगा, हरियाणा के अंदर भी उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि इन्होंने जो 28 सीटें प्राप्त की हैं वो एक एजिटेशन का नतीजा है जो अन्ना हजारे ने वहाँ पर लड़ी। उसका असर कैसे दिल्ली में था? रामदेव जी ने, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। फिर वहाँ पर निर्भया का जो दर्दनाक कांड हुआ तो केजरीवाल जी कहीं ना कहीं उस सारी पिक्चर में थे, और सिविल सोसाइटी के मूवमेंट हम उसको एनजीओ समझते रहे। केजरीवाल जी जो थे वो अंदर ही अंदर जो है वो अपनी पॉलिटिकल मंशा पाले हुए थे कि एक दल बनाना है, इसमें से ये उनकी कोई अपना एजेंडा था। तो क्या कोई हर्ज तो नहीं लोकतंत्र में? हाँ, कोई आ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो प्रश्न आपने मुझे किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करते ही उनकी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो शीला दीक्षित के 15 साल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो शुक्लम कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, CWG में जो 70,000 करोड़ रुपए का तो बीजेपी कांग्रेस दोनों पर आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी के दोनों ही भ्रष्ट हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जी की कांग्रेस के साथ कोई डील हुई है। अगर इन सब मुद्दों को अंडर द कारपेट रखा जाता है, भ्रष्टाचार के ऊपर केजरीवाल जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो उनका पतन निश्चित है। और हरियाणा में अब ये आप चुनौती वहां मानते हैं, दिल्ली में? हरियाणा में कितनी चुनौती? हरियाणा में तो टाइम फीस हो जाएगी अगर उन्होंने वहां नहीं किया कुछ। संजीव जी, आप हरियाणा राजनीति को अच्छे से समझते हैं, इतने सालों से आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। बहुत से दल आए गए, बहुत से समर्थनों के साथ सरकारें बनी, फिर टूटी, फिर बनी। ये जो प्रदर्शन रहा आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, आपको लगता है कि हरियाणा में ये रिपीट होगा? नहीं, देखिए, अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जो आपको जो भी सीटें मिली हैं, जो भी वो मिला, इससे ये साबित हुआ कि अर्बन एरिया, शहरी इलाके में आपका की पैठ है, खासकर युवा वर्ग हम कह सकते हैं। हरियाणा में जो है लगभग 60% 70% के बीच में रूरल एरिया पड़ता है, ग्रामीण इलाका। तो अभी आपने शहरी इलाके में तो अपनी आजमाइश है वो साबित हुई है, लेकिन जो रूरल एरिया इतना बड़ा है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को जा करके ज़रा पानी की थाल लेनी चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। हरियाणा का सफ़र थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मैं अभी ये कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है जी। और ये भी बात सही है कि जो ग्रामीण इलाका है उसमें भी एक युवा वर्ग ऐसा है जो कि, मैं सारे युवा वर्ग की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज ऐसा ज़रूर है जो कि आपसे प्रभावित है, जो कि थोड़ा सा पढ़ता लिखता देखता समझता है और अपने आप को समय के अनुसार ढालता है। उसमें मतलब जो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आपके हरियाणा में आने से जो शहर बेस्ड पार्टियां हैं, अर्बन बेस्ड जिनका है, उनके लिए तो मुश्किल हो सकती है,
लेकिन जो रूरल बेस्ड पार्टीज़ हैं उनको कितना नुकसान आप कर पाएगी, ये चीज़ अभी साबित होनी बाकी है। डॉक्टर आशावंत, आपको क्या लगता है जो संजीव जी कह रहे हैं, आप खुद अंबाला से हैं, संयोजक है हरियाणा के, संजीव जी का कहना है, एक तो राजनीतिक दल तो आपको चुनौती मान ही नहीं रहे, कटारिया साहब भी कह रहे हैं और संपत सिंह जी भी कह चुके हैं, एक ग्रामीण इलाकों में आपको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, किस रणनीति के साथ आप लोग उतर रहे हैं यहाँ? देखिए, जब 1 साल पहले पार्टी बनी थी तब सही में ईमानदारी से आप कहिए आपने क्या सोचा था, इस जहाँ 28 सीट हम जीत पाए, क्या आप समझते थे कि हम कर पाएंगे? वही सिचुएशन यहाँ है। ठीक, वैसे ही हमारे पास समय है। जो चीज़ शायद बाकी पार्टियाँ नहीं समझ पा रही, ये पैसे दे के काम कराती हैं, हम वॉलंटियर फोर्स से काम करते हैं और हमारे ऐसे वॉलंटियर हैं जो घर बार छोड़ कर काम करते हैं। हरियाणा से पिछले 3 महीने से सभी लोग दिल्ली में जाकर काम कर रहे थे, हम उसको अपना ट्रेनिंग ग्राउंड मानते हैं। ठीक, जो कुछ हमने वहाँ सीखा, मतलब जो प्रशिक्षण वहाँ मिला है, अब वो यहाँ आप परीक्षा के तौर पर आप आजमाने वाले हैं। आजमाएंगे। ठीक, डॉक्टर आशावंत कह रहे हैं कि हमारी रणनीति वही रहेगी जो दिल्ली में रही है और दिल्ली हमारे लिए एक प्रशिक्षण का मैदान था। संपत सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस इस वक्त आपसी गुटबाजी की खबरें आती रहती है कांग्रेस में, ऊपर से जो बीजेपी को 4 राज्यों में सफलता मिली है, जिस तरह से इस चुनाव में कांग्रेस हारी है बुरी तरह से, उसके बाद हजका भाजपा का गठबंधन भी यहाँ पे है, इनेलो भी आपके सामने है, आप भी आ गई तो कितनी परेशानियां हैं आपके सामने? अब देखिए, थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने 3 स्टेटों के अंदर सत्ता प्राप्त की थी, चाहे वो उत्तराखंड का था, हिमाचल का था, कर्नाटका का था। और अब इन्होंने, कांग्रेस ने एक अलग से स्टेट जो लिया वो राजस्थान ली है, और राजस्थान में आज के नहीं शुरू से परंपरा रही है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस पार्टी आती है, कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो वोट परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा भी है, लेकिन वो सीटों का समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी, हकीकत यह है कि इनकी 3-4 सीटें फालतू आ गई है और आने से सरकार बन गई है, तो ऐसी कोई विशेष कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जहाँ तक कटारिया जी की बात है, हर चीज़ को ये कांग्रेस पर ले जाते हैं। बात आपकी कर रहे थे कि एक भ्रष्टाचार शीला दीक्षित था, शीला दीक्षित ने तो 15 साल में जो काम किया वो करके ही नहीं दिखा सकता कोई। ये बात हार और जीत तो चलती जाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी भी हारी थी और श्रीमती इंदिरा गांधी हारी थी, 3 महीने के बाद MP बन गई थी और 1.5 साल के बाद सरकार बना ली थी। ऐसी बातें नहीं, हार और जीत तो कोई भी सकता है। खैर, कोई बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, बड़े बड़े लोग जीत जाते हैं, ये हारने और जीतने से कोई लंबी चौड़ी बात फर्क नहीं पड़ती। आपको पता है, असम में एक नई पार्टी बनी थी, असम गण परिषद, और बाकायदा नए लड़के, अनमैरिड लड़के थे सारे के सारे, और सारे मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने थे। आज वो असम गण परिषद पार्टी कहाँ है? तो इस तरह नई पार्टी सरकार में आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो 28 जीत के आए हैं, वो लोग तो बाकायदा 2/3 मेजोरिटी लेकर आए थे, तो वो आज उनका पता ही नहीं कहाँ है। और वहां 3 बार जो है कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि किसकी कब बन जाए। हाँ। अब ये कह देना कि पढ़े लिखे और नौजवान है वो आपकी तरफ है, पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, लेकिन मैं कभी भी इस तरह की पॉलिसियां नहीं पसंद करता कि आज आप कुछ कर रहे हो, कभी आप नॉन पॉलिटिकल बनते हो, कभी आप NGO बनाते हो। एक आदमी ऐसा नहीं है जो आपके अंदर NGO ना हो। हरियाणा से भी 2 MLA बने हैं, वो भी NGO वहां चलाते थे। ये सब लोग NGO चलाने वाले लोग हैं, तभी तो मैं बताता हूं लोकपाल बिल के अंदर NGO शामिल नहीं किया गया, वरना तो लोकपाल के अंदर जो NGO शामिल क्यों नहीं किया गया? लाखों करोड़ों रुपए ग्रांट आती है, लाखों करोड़ों रुपए की विदेशी मनी आता है। आप देखेंगे ना कि दिल्ली में क्या करते हैं सर, दिल्ली में अभी पता लग जाएगा कुछ महीनों के अंदर ये क्या करते हैं। डॉक्टर आशावंत सर, अभी ये लोग खुद कहते हैं। ठीक, अब मैं डॉक्टर आशावंत के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर आशावंत, आप संपत सिंह जी की बातों का जवाब देना चाहेंगे? वो बिल्कुल नहीं मान रहे, वो आसाम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे कोई बात नहीं है, वो भी वहाँ 2/3 बहुमत से जीते थे और आ भी गई, तो क्या है? आसाम, उस समय मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था और आसाम गया था, और वहाँ पर मैं देख के बहुत हैरान था कि प्रफुल्ल महंता और ब्रिगु फुकन वहाँ आसाम यूनिवर्सिटी गुवाहाटी के स्टूडेंट हॉस्टल से पूरा आंदोलन चला रहे थे। वो कह रहे बाहर वापस, तो फिर वही जो परंपरागत सियासी दल थे वापस आ गए, कांग्रेस और बीजेपी। उस समय मैं ये सोचता था कि ये यंग लड़के आएंगे, कुछ बदलेंगे, करेंगे, पर वो बहुत फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, वो टोटली करप्ट हो गए। हमारे लिए भी ये चैलेंज है। ठीक, आपको क्या लगता है कि वो ऐसा वाकया फिर ना हो? अगर होगा, ऐसा कुछ ना हो, अगर होगा
तो आप ये देखिए, ये जो इस पार्टी के वॉलंटियर हैं सारे, ये क्रांतिकारी हैं, रेवोल्यूशनरी हैं। अगर अरविंद केजरीवाल करप्ट होगा तो ये सारे उसके खिलाफ भी झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। वो वजह भ्रष्टाचार बनी थी आपके कहने के मुताबिक? कौन सी वजह? असम की वजह, आप भ्रष्टाचार वजह? भ्रष्टाचार ही, वो भ्रष्टाचार ही बनी थी। कटारिया साहब, आपने तो कह दिया कि टाई फेस, संपत सिंह जी भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी सरकार बनने से रुक गई दिल्ली में, आप बड़े नरेंद्र मोदी भी आए थे और जो लहर की बात कही जा रही थी वो वहाँ नहीं, यहाँ भी आप आए हैं। यहाँ और भी बहुत सी चीज़ें, इनेलो भी है आपके सामने, कांग्रेस भी आपके सामने है, चुनौतियाँ तो हैं। अब एक और नई पार्टी, देखिए इन चुनाव से एक मैसेज गया है। हरियाणा जो है इट इज सराउंडेड बाय सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पंजाब की भी हवा आ रही है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है आज़ादी के बाद, पहली बार 200 में से 21 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है वो सिमट गई। और वो जो हवा बीजेपी की हरियाणा प्रदेश के अंदर, संपत सिंह जी की जिधर कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है ना हिसार, उधर से इतना जबरदस्त नरेंद्र मोदी जी का, वसुंधरा जी का जो सैलाब हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रवेश कर रहा है, ये मैं मानता हूं कि अगर हम आपको एक एनजीओ ना मानते और हमारे ये राजनीतिक दल बनने जा रहा है, अगर इन चीजों का हमें पता चल जाता तो पॉलिटिकल पार्टी का मुकाबला पॉलिटिकल पार्टी की तरह से किया जाता है। आज आप पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो हरियाणा में आने की बात कह रहे हैं तो दो दो हाथ करेंगे और मुद्दों के ऊपर लड़ाई होगी। जहां पर वो अगर कुछ करेंगे केजरीवाल जी, सकारात्मक करेंगे। जो अभी आपने कहा टाई फीस, वो हाँ मैं ये कह रहा हूँ ना, टाई फीस तो तभी होगी ना, मैंने कहा देखता हूँ कि सुगलम कमेटी पे क्या वो काम करते हैं। और जो 70,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है CWG में, उसके ऊपर क्या करते दिल्ली हैं? आप दिल्ली देखेंगे। जो बिजली की चर्चा को खत्म करने का वक्त, इम्पैक्ट तो वहीं से आएगा ना। आप जो अगर आज हरियाणा में कह रहे हैं ना कि आपका जादू चलेगा, ये चलेगा, वो सारा दिल्ली में बड़ी चुनौती की इन कुछ महीनों में, आने वाले कुछ महीनों में आप क्या करती है। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है। संजीव जी, हरियाणा में समीकरण अलग रहे हैं, जाति समीकरण रहे हैं, अपना अपना परंपरागत वोट बैंक रहा है, क्या उस पर आपका असर पड़ेगा? यही तो देखने वाली बात है कि आप जो इतना सॉलिड जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको तोड़ पाती कि नहीं तोड़ पाती है। अगर वो तोड़ पाती है तो मैं ये कहूँगा कि ये एक रेवोल्यूशन है। मेरी नज़र में वो एक रेवोल्यूशन होगा। तो इसीलिए देखना है कि वो रेवोल्यूशन आता है या नहीं आता है, ये तो अगला चुनाव बताएगा। कि आज भी इतनी सारी चीज़ों के बावजूद आप देखते हैं कि गाँव में जो मान्यताएं हैं, लग नहीं रहा कि लोग तंग हैं। वहाँ क्या लोग तंग नहीं है भ्रष्टाचार से, महंगाई से? वो सारी चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा जो ट्रेडिशनल और कंपल्शंस हैं, जाति है, धर्म है, और मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स है, वो सारी चीज़ें इतनी कठोर तरीके से बनी हुई हैं। दिल्ली से हालात अलग हो सकते हैं। दिल्ली से नेचुरली हालात अलग है। दिल्ली में आधी दिल्ली तो दिल्ली की है ही नहीं, दिल्ली के रहने वाले ही नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं वो नेचुरली हरियाणा के गांव जो हैं उनसे लिबरेटेड कह लीजिए या उससे मुख्तलिफ विचारधारा रखने वाले लोग हैं। वो उस गांव के जाति भेद और इस तरीके की जो जितनी गहरी जड़ें यहाँ पर हैं, वो वहाँ पर ज़्यादातर लड़के और यंग लोग जो है जिसको समर्थन भी आपको उन्हीं से मिला है। वो सब ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर दूसरी जगहों से आए हुए हैं और उन्होंने आपके समर्थन के पीछे आप एक्चुअली जो है, जो मेरा तो कई दफ़ा मानना है कि आप जो है वो उसका ये इमोशनल वोट है, वो शायद यहाँ चलेगा या नहीं। हाँ। मतलब आपका सफर यहाँ चुनौतियों भरा हो सकता है। वक्त खत्म हो चुका है बिल्कुल, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। ये एक गलत नोशन है कि समर्थन सिर्फ युवाओं से मिला है। आप अगर आंकड़े देखेंगे
वहाँ 10 रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 7 में आपके कैंडिडेट। ठीक है, आपको हरियाणा में भी उम्मीदें पूरी है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया संपत सिंह जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी जोश और ऊर्जा से भरी नजर आ रही है, वहीं परंपरागत सियासी दल फिलहाल तो आपको कोई बड़ा खतरा नहीं मान रहे। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना कितना जनाधार तैयार कर पाती है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।